राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ईश्वर की कृपा है कि मैं, ईश्वर का आदेश है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ईश्वर चाहता है कि मैं आपको पढ़ाऊं। मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, मैंने पूरी तैयारी कल की थी, सब कुछ था, लेकिन ईश्वर की मर्जी यही है, ईश्वर यही चाहता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। नहीं, एक्चुअली शादी का प्रोग्राम नहीं था। एक मेरे जो साडू भाई है उनका प्रमोशन हुआ है, रैंक मिली है उनको, वो कर्नल बने हैं। तो उनका आज कर्नल जो रैंक दी जाती है उसका प्रोग्राम था। तो आज वो मेजर से कर्नल में प्रमोट हुए हैं, तो उसका प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में जाना था। तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आपका प्रमोशन हो रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो हम सब फैमिली वाले वहाँ पे इकट्ठा होने का प्रोग्राम था, और था कि जो उनका ऑफिशियल प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में हम लोग वहाँ बैठेंगे और उस मूवमेंट को, उस टाइम को सराहा करेंगे, उसको देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, या उसको एक तरह से प्राउड मोमेंट होगा हमारी सारी फैमिली के लिए कि भाई हम में से, हमारे परिवार में से कोई कर्नल बन रहा है। क्योंकि नॉर्मली मैंने अपनी जिंदगी में कर्नल जो है वो मूवीज में ही देखे हैं। कर्नल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब। मैंने कभी कर्नल वैसे रियल में नहीं देखे। तो मेरी, और दूसरी अच्छी बात है कि मेरी फैमिली से कोई कर्नल बन रहा है, तो बड़ा गर्व का था मुद्दा। तो उसको लेके जाना था कि भाई हमें वहाँ जाना है, उसमें शामिल होना है। तो एक तो ये हो गया, मौसम बिगड़ गया, कल मौसम वैसे ही खराब था, मौसम बिगड़ गया तो मौसम से वैसे नहीं जा पाए। फिर वहां पे कंटिन्यू बारिश हो रही है जोधपुर में, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी, और आज भी रात को बारिश कंटिन्यू चल रही थी। तो उन लोगों का ऑफिशियली जो टाइम टेबल था वो था 12 बजे का, कि 12 बजे प्रोग्राम करेंगे, ओपन प्रोग्राम होगा, खुले में टेंट वेंट लगा के प्रोग्राम होगा। लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी, तो उन्होंने वो ओपन प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और एक जो बड़ा हॉल होता है, हॉल में प्रोग्राम रखने का प्लान कर दिया। फिर उन्होंने टाइम चेंज करके 12 बजे से सुबह 8 बजे का टाइम कर दिया। 12, क्योंकि 12 बजे वो हॉल बुक था, तो 12 बजे से 8 बजे कर दिया। और फिर हमारी जो ट्रेन थी वो रात को 12 बजे थी, पहुंच जाते हम 4-5 बजे। लेकिन जो 12 बजे वाली जो ट्रेन थी वो लेट होकर पहुंच गई, वो हो गई 3 बजे का टाइम। तो फिर फाइनली ये तय हुआ कि आप ऑनलाइन जो है, लाइव जो है, वीडियो के जरिए जो है हम उस सेरेमनी को अटेंड करेंगे। तो फिर वीडियो के जरिए हम लोगों ने उस सेरेमनी को अटेंड किया, और जैसे ही फ्री हुआ, हाजिर है, आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए आपके साथ मजे करते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं। भगवान चाहता है कि आप लोगों को भी मैं रैंक दिलाऊं। तो फाइनली पढ़ेंगे, मजे करेंगे, मौसम भी अच्छा है, पढ़ने वाला मौसम है। और क्या कमाल का मौसम है, वो है परवले का मौसम है, परवले पढ़ेंगे। हाँ, पैराबोला, परवले। अब हम शुरू करने वाले हैं आगे बढ़ने वाली चीजें। हाँ, सेरेमनी भी ऑनलाइन है। शायद मेरे तकदीर में ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन ही है। तो क्लासेस ऑनलाइन होती है, सेरेमनीज भी ऑनलाइन हो रही है। पर हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस है और है, जो भी होता है सब वो ऑनलाइन ही चलता है ज्यादातर। मेरा काम, ज्यादातर हमारा मोस्ट जो काम है, जो कभी भी टेक्निकल टीम के साथ बात होती है तो वो भी ऑनलाइन होती है। इंश्योरेंस वालों से बात होती है कभी, तो वो भी होती है। सीए से बात होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। तो मोटा मोटी सारा काम, अब मेरा ज्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन पे ही चल रहा है। तो आ जाओ, परवले की बात करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां पढ़ने वाले हैं, बड़ी शानदार शानदार आकृतियां पढ़ने वाले हैं। और दूसरी भाषा में बोलूं तो खून पीने वाली आकृतियों की बात करने वाले हैं। अब तक की जो आकृतियां थी वो भली भली आकृतियां थी, है ना, सुंदर आकृतियां थी, सिंपल आकृतियां थी, सरल रेखा, प्यारी से प्यारी चीज है। व्रत बहुत सुंदर है, मजेदार भी है, केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, ज्यादा माथापची नहीं है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे ये 3 आकृति आती है, परवलय, दिग्वर्त, अति परवलय।
ये तीनों की तीनों आकृतियां खून पीने वाली आकृति, बहुत कुछ होता है इनके अंदर, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए इनके ज्यादातर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो याद नहीं रहते, वो परेशान करेगा। जैसे 2D को लेके जब उनसे डर कहते हैं, तो 2D का डर इन आकृतियों को होता है, यही वो आकृतियां जिसको लेके 2D को बच्चा डरता है। अगर आप व्रत की बात करें या आप सरल रेखा की बात करें या बिंदु की बात करें, तो ये इतने परेशान नहीं करते 2D के अंदर। 2D के अंदर जो खून पीता है, जो परेशान करने वाला, सही में परेशान करता है, वो ये है प्रबल, दिग्वत, अति प्रबल है। ये तीन ही वो बंदे हैं जिन्होंने पूरी 2D का नाम खराब कर रखा है। पूरी 2D का जो खौफ है बच्चों के अंदर कि 2D खतरनाक है, बुरी है, तो एक्चुअली वो 2D को बुरा नहीं कह रहे, वो इन तीन आकृतियों की वजह से 2D है ना खराब हो रही है। और सही में ये है भी, ये बदनाम यूं ही नहीं है, अभी जो पढ़ोगे तो आप पता लग जाएगा कि बदनामी सही में है इनकी, ये कुख्यात ऐसे ही नहीं है, कुख्यात के होने का कारण जरूर है। तो बस अब इन कुख्यातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परवल है, परवले के बाद में दिग्वर्त चलेंगे, दिग्वर्त के बाद में अति परवले चलेंगे। बस दिग्वर्त अति परवले में काफी सिमिलरिटी है, तो वो दोनों एक साथ एक बार में निपट जाएंगे। उन दोनों में काफी सिमिलरिटी है, ये भैया में सिमिलरिटी नहीं है, ये भैया अलग थलग अलग प्रजाति का व्यक्तित्व है, तो इसको अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, सिर्फ नाम जितना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इससे पहले आप एक नाम ऐड करते हैं, उसके बाद परवलय पे आएंगे, जिसका नाम है शंकव या शंकु परिच्छेद। सरल भाषा में शंकव या शंकु परिच्छेद। होता क्या है कि जब आप एक शंकु को ले और एक शंकु को एक समतल से काटवाएं, एक शंकु को अगर एक समतल काटता है तो उसके अलग अलग तरीके से काटने से आपको अलग अलग आकृतियां प्राप्त होती है। दोबारा से बोल रहा हूं, एक शंकु लीजिए और हो सके तो द्विशंकु लीजिए, जाकर सुंदर आपको सारी चीजें दिख जाएगी। द्विशंकु लीजिए मतलब डमरू बना लीजिए, दो शंकु लीजिए, उनके सिर से सिर जोड़ दीजिए, ये आपका द्विशंकु बन गया। अब इस द्विशंकु को क्या करना है, एक ब्लेड लेनी है और ब्लेड लेकर काटना है, अलग अलग एंगल से काटना है। तो जब आप अलग अलग एंगल से काटेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से काटने से हमें कुल मिला के 6 आकृतियां प्राप्त हो रही है। 6 चीजें आप कैसे भी काटिए, इन 6 में से कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, ये 6 चीजें बनेंगी। रिपीट कर देता हूं दोबारा कि आपको पहले क्या करना है, दो शंकु लेने, एक जैसे सेम टू सेम, एक जैसे दो शंकु लेने, उनके सिर से सिर जोड़ देने और डमरू बना देना है, ठक ठक ठक। भोलेनाथ वाला जो डमरू होता है वो डमरू बना देना है। तो डमरू बन जाए, उसके बाद में आपको एक ब्लेड लेनी है, चाकू लेना है, धारदार चीज लेनी है जिससे काटा जा सके। हो सकता है मैंने छोटे बड़े बनाए हूं, लेकिन आप यूं ही समझिए कि दोनों के दोनों शंकु बराबर है। अब क्या करना है, अब एक ब्लेड लेनी है और ब्लेड लेकर काटना है एकदम। एक तो ऐसा हो सकता है कि ब्लेड से आप यहां से काटते हैं एकदम, और फिर आपको ऊपर से देखना है, यहां से अपनी जो आंख है वो यहां लगा के आपको देखना है, यहां से आपको देखना है और देखना है कि आपको क्या दिखाई देता है। सबसे पहले ब्लेड लो और ब्लेड को यहां से काटो यूं, और काट कर ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दो और फिर ऊपर से देखो आपको क्या दिखाई देता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे ऊपर से, एकदम ऊपर से देखेंगे, तो आपको नजर आएगा एक बिंदु, क्योंकि जब आपने काटा है तो खाली एकदम कोना बचा है, क्योंकि एकदम आपने यहाँ बीच में से काटा है, एकदम वहां से काटा जहां से दोनों शंकु जुड़े हुए थे, वहां से काटा, तो आपको सिर्फ एक बिंदु नजर आएगा। ठीक है, तो फाइनली एक आकृति मिल गई जिसका नाम है बिंदु। ठीक है, यानी बिंदु एक तरह से देखें तो बिंदु एक शंकु को एक समतल से काट कर बनाया जा सकता है। अगर एक शंकु लूं, एक समतल लूं और एकदम ऊपर से काटू, एकदम ऊपर से जहां पे उसका वो तीखा पॉइंट है वहां से काटू, तो आपको एक बिंदु बन जाएगा। तो बिंदु की आकृति आ गई। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं, थोड़ा सा ऊपर, यहां से ना काट के जो हमारी ब्लेड है उसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और फिर काटते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बार जो हमने काटा है, जो बना है, वो एक सर्कल है, वो एक सर्कल है, एक वृत्त बना हुआ है। अब थोड़ा सा बिंदु शीर्ष मत काटिए, थोड़ा सा ऊपर से काटिए, फिर खच। अब खच करेंगे, अब देखेंगे आपको एक वृत्त प्राप्त होगा, यानी सेकंड आकृति प्राप्त हो गई है, नंबर 2 वृत्त। ठीक है, अब ब्लेड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट कर दीजिए, हल्का सा, ज्यादा टिल्ट मत करिएगा, हल्का सा टिल्ट करिएगा। अब हल्का सा टिल्ट करके फिर काटिए, ज्यादा टिल्ट नहीं करना, थोड़ा सा मामूली सा, इतना टिल्ट करना जैसे पता ही ना चले।
ये टाइप। और फिर अब देखना है कि आपको क्या दिखाई देता है। तो आपको इस बार भी वृत्त जैसा नजर आएगा, लेकिन ऐसे नजर आएगा कि एक साइड से बड़ा है तो वृत्त जैसा है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे वृत्त खिंच गया है। ऐसा लगेगा जैसे वृत्त खिंच गया, क्योंकि आपने टेढ़ा काटा है ना, इस वजह से आपको ऐसा लगेगा थोड़ा खिंच गया है ना। एक साइड से जो वृत्त है वो खिंच गया है, मतलब एक साइड छोटी हो गई, एक साइड बड़ी हो गई। इस आकृति को कहते हैं दिग्वृत्त। अब जो आपको ये वृत्त जैसा नजर आ रहा है लेकिन वृत्त नहीं है, एक खिंचा हुआ वृत्त नजर आ रहा है, इसको दिग्वृत्त कहते हैं, यानी इक्लिप्स कहते हैं, सॉरी इलिप्स कहते हैं। इसको इलिप्स कहते हैं। सर्कल हो गया, पॉइंट हो गया और इलिप्स हो गया। ठीक है, बस ब्लेड को थोड़ा 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 घुमाते जाओ, आपको नई नई आकृतियां दिखती जाएगी। अब आ रही है ब्लेड को और टेढ़ा करने की। थोड़ा सा और टेढ़ा कर दो, इतना टेढ़ा कर दिया, थोड़ा और टेढ़ा कर दो। अब थोड़ा और टेढ़ा करोगे, ज्यादा टेढ़ा कर दोगे, तो आपको देखने को मिलेगा यूं। जब यूं टेढ़ा करोगे तो आपको ऐसा कटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि काट के अलग करोगे तो आपको यूं नजर आएगा। ये आकृति आपकी कहलाएगी नंबर 4 वृत्त, परवलय। अब आ गया परवलय। अब टेढ़े की प्रकाष्ठा कर दो, अब झुकाव को बढ़ा दो, और टेढ़ा झुकाव ले लो, यूं काटो ऐसे। यहां काटोगे तो एक टुकड़ा यहां कटेगा, एक टुकड़ा आपका यहां कटेगा। इसे कहते हैं अति परवलय, हाइपरबोला। पैराबोला, हाइपरबोला। नंबर 6। अब अगर हम एक काम करें, हम इसको ना काटें, हम एक काम करें कि ये जो लाइन है, जो डमरू की लाइन है, लाइन के ऊपर ही काटे तो क्या हो। लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है, यहां काटें तो आपको रेखा प्राप्त हो जाएगी। अगर यहां से आप काटें या एकदम सेंटर से काटें, यूं यूं, अगर आप यूं काटेंगे तो आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि शंकु ऐसे मान लो दो डमरू जुड़े हुए हैं और आपने एकदम ऐसे बीच में ऐसे ऐसे चाकू, अब अभी तक तो चाकू आप ऐसे काट रहे थे, ऐसे 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 काट रहे थे। अब आपने नियम चेंज कर दिया कि मैं चाकू को यूं नहीं रखूंगा और चाकू को खड़ा करके सुम ऐसे काटूंगा और सेंटर से जाते हुए काटूंगा एकदम। तो जब आप यूं काटोगे खचक, तो आपको दो लाइनें एक्स नजर आएगा, एक्स। कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसे यहां नहीं दिखेगा। सोचो, एक शंकु लो, रख दो, उसके ऊपर एक शंकु उल्टा करके रख दो, रख दिया। अब अपनी ब्लेड उठाओ, ये रही ब्लेड, ब्लेड को सीधी खड़ी करो, ऊपर लो और जय बाबा की खच खच, बीच में से एकदम। अब देखो, जो कट गया उसको अलग कर दो और देखो क्या दिखाई दे रहा था आपको, यानी दो लाइनें। तो इसे कहते हैं रेखा युग्म, लाइन पेयर। तो अब इनमें आकृतियों में दो आकृतियां ऐसी खास है, ये वाली और ये आकृति, ये तभी बनती है जब ब्लेड जो है वो केंद्र से जाता है। जो ब्लेड है समतल जब केंद्र से जाता है तो आपका बिंदु या रेखा युग्म प्राप्त होता है। ये आकृतियां तब प्राप्त होती है जब आपका ब्लेड जो है वो केंद्र से जाता है। यूं काटे तो बिंदु तो आपका यू बन जाता है, लाइन युग्म आपका यू बन जाता है। ठीक है, और ये बाकी आकृतियां तब होती है जब ब्लेड केंद्र से नहीं जाता, जब ब्लेड केंद्र से नहीं जाता, समतल केंद्र से नहीं जाता। जो आप काट रहे हैं, जो ब्लेड है वो केंद्र से नहीं जा रहा, तो ये आकृतियां प्राप्त होती है। तो इसलिए इनको शंकु परिच्छेद कहा जाता है, क्योंकि ये सब शंकु की बनी हुई आकृति है। शंकु को काट काट के बनाया गया, तो शंकु परिच्छेद, शंकु को काट काट कर बनने वाली आकृतियां शंकु परिच्छेद कहलाती है। तो ये इन आकृतियों की बात है। अब आ जाओ, हमें समीकरण की जरूरत है, हमें ये वाला नहीं चाहिए।
समीकरण की बात करूं, हाँ अभी जो भी शंका परिच्छेद है, जो भी आकृतियां आप पढ़ेंगे, रेखा आप पढ़ चुके हैं, रेखा, युग्म, इनकी सबकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ 3 ही चीजों की, सिर्फ 3, परवलय, दिग्वट, अतिपरवलय। बाकी सब चीजें हम पढ़ाए, और जो नहीं पढ़ाए वो छोड़ आए। तो बस अब हमें सिर्फ 3 पे ही फोकस करना है, परवलय, दिग्वट, अतिपरवलय। इन सब में कुछ नए नाम आएंगे। एक तो आएगा अक्ष, परवलय में वो कहाँ होता है, दिग्वट में कहाँ होता है, अतिपरवलय में कहाँ होता है, उसकी बात करेंगे। केंद्र, सेंटर, जीवा, नाभीय जीवा, फोकल कोड, नाभिलंब, लेटस रेक्टम, नाभीय दूरी, फोकल डिस्टेंस। ये कुछ वर्ड है जिनके मायने आकृति के आधार पे मैं बताऊंगा। अलग अलग आकृति पढ़ेंगे तो अलग अलग मायने इनके आते जाएंगे। कौन नाभीय जीवा है, कौन नाभिलंब है, कौन नाभीय दूरी है, ये कौन क्या क्या है, वो जैसे पढ़ेंगे अलग अलग के अलग 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 होती है। परवलय के अंदर अलग जगह दिखती है, ये दिग्वट के अंदर अलग दिखती है, अति परवलय के अंदर अलग दिखती है। लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि, इन 2-4 नामों को पकड़ लो, ये आपको हर आकृति में दिखाई देंगे। नाभि, नाभि, ठीक है, नंबर 1। 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नाभि, नाभि एक बिंदु का नाम होता है, बड़ा खासम खास बिंदु होता है नाभि। दूसरा होता है नियता, नाभि और नियता। नियता एक लाइन का नाम है, एक रेखा है जिसको नियता कहते हैं, और नाभि एक बिंदु का नाम है। नाभि, नियता, ये दोनों स्थिर है। नाभि जहां भी होगी, नाभि जो है वो एक पॉइंट का नाम है, वो जहां भी होगा स्थिर होगा, वो हिलेगा नहीं। एक बार बता दिया कि यहाँ नाभि है तो वो नाभि हिलती नहीं है, फिक्स है, स्थिर बिंदु है एक। जैसे व्रत का केंद्र होता है ना, वैसे ही नाभि एक फिक्स बिंदु का नाम है। अब वो क्या खास है उसमें, वो बातें करेंगे। दूसरी है नियता, एक रेखा है जो भी फिक्स है। ये 2 बड़े कमाल की चीजें हैं। इन चीजों ने हमारी आकृतियों को बनाया है। इनसे ही हमारा परवलय, दिग्वट और अति परवलय सब निकल के आते हैं। तो आ जाओ, तो ये मैं आपको बता चुका कि भाई ये अलग अलग आकृतियां विभिन्न समतलों द्वारा एक शंकु को काटने से आपको ये सारी आकृतियां प्राप्त होती है। ये जो भी आकृतियां अभी आप देखने वाले हैं, जो देखी है अभी आपने, वो कटने से बनी है ना, काट काट कर बनाई गई है। हाँ, तो बनेगा। आपको ये शायद हो सकता है कि अभी दिखाई ना दे रहा हो 3D में। जो मैंने आकृतियां बताई है आपको, यही आकृतियां अलग अलग तरीके से काटने से बनेगी। ऐसा नहीं कि कोई और आकृति बनेगी। ये जो भी आकृतियां अभी टोटल आई है, यही आप ब्लेड से कैसे भी काटिए, इन्हीं में से कुछ ना कुछ बन के आएगा। आप क्योंकि सारी संभावनाएं ले ली। अगर आपको लग रहा है कि कोई संभावना छूट गई, तो सोचिए इतने बेवकूफ आदमी तो नहीं है कि कोई संभावना छोड़ दी होगी। तो अगर हमें लग रहा है कि कुछ छूट गया, तो इसका मतलब हमारी नासमझी है कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ छूट गया होगा। तो जितनी भी संभावना है, और छूटना होता तो वो पहले ही कवर कर लेते। तो जितना भी है, ये सारी जितनी ब्लेड जिस तरीके से काट सकती है, वो सारी आकृतियों की नाम आ चुका। बिंदु बनेगा, रेखा युग्म बनेगा, 2 रेखाओं का जोड़ा बन सकता है, बिंदु बन सकता है, रेखा युग्म बन सकता है, वर्त बन सकता है, परवलय बन सकता है, दिग्वट बन सकता है, अति परवलय बन सकता है। यही आपकी 6 आकृतियों में से कोई ना कोई आकृति बनेगी शंकु को समतल द्वारा काटने पर। अब आप चाहे कैसे भी काट लीजिए, इन 6 में से कोई ना कोई बनेगा हर बार। अब कौन सा बनेगा वो डिपेंड करता है आप कैसे काटते हैं, लेकिन बनेगा 6 में से कोई ना कोई एक। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए इन आकृतियों को शंको परिच्छेद कहा जाता है। अब आ जाते हैं शंकाओं का व्यापक समीकरण। अब समीकरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना समीकरण के चित्र तो क्या मायने रखता है, चित्र तो पता नहीं कितने सारे बनाए जा सकते हैं। तो चित्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समीकरण। अब समीकरण बनाने के लिए, व्यापक समीकरण बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होगी। एक होगी स्थिर बिंदु, जिसको नाभि बोलेंगे, स्थिर बिंदु जिसको नाभि बोलेंगे। नॉर्मली इसको एस द्वारा डिनोट करते हैं, नॉर्मली एस इसको बोलते हैं। दूसरा होता है एक स्थिर रेखा, जिसको नियता कहते हैं। नियता, हाँ, ज्यादा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। शंको परिच्छेद जो है वो आपके ग्रेजुएशन में आता है, और हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर बात करना नहीं चाहता। वरना
हमारा जो सिलेबस है ये है 11th-12th वाला। हमारा 2D ज्योमेट्री जो है वो 11th-12th वाला है। 11th-12th में क्या होता है कि परवलय, दिग्वट, अति परवलय के जो मानक समीकरण है हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इस टाइप के जो समीकरण होते हैं परवलय, दिग्वट, अति परवलय के, वहां तक ही हमारा सिलेबस हमें अलाउड करता है। तो हम ज्यादा क्यों जाए, पढ़ने में बहुत कुछ है, पढ़ने में अंतहीन सिलसिला है, जितना आपका मन चाहे उतना पढ़िए। इसके जो व्यापक समीकरण, अभी व्यापक समीकरण का थोड़ा मैं हिंट देके निकल जाऊंगा, ज्यादा व्यापक समीकरण पे समय खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो शंकाओं के मानक समीकरण होंगे, ना कि व्यापक समीकरण। हम व्यापक समीकरण नहीं पढ़ेंगे। और व्यापक समीकरण आप लोगों को भी याद होता है, आप दो भागों में पढ़ते हैं। जब आप 11th-12th में होते हैं तो आपको मानक समीकरण पढ़ाए जाते हैं। मानक मतलब वो फिक्स समीकरण जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और फिर जब आप कॉलेज में आते हैं और जब आपके 2D 3D ज्योमेट्री जब कॉलेज में आती है, तब आपको शंकुओं के व्यापक समीकरण पढ़ाए जाते हैं, तब पढ़ाए जाते हैं, ना कि स्कूल में। स्कूल में आपको मानक समीकरण पढ़ाए जाते हैं, और हम 2D को सीनियर के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ मानक समीकरण तक फोकस करना है, ना कि व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्यों पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी रूपरेखा हो जाए कि भाई क्या है क्या नहीं है, वो आप समझ जाओ। ठीक है, चलो वापस आते हैं बात पर। तो यहाँ पे क्या है, एक स्थिर रेखा है, एक स्थिर बिंदु है। ये दो चीज है, जिसको एक को नाभि कहा जाता है, एक को नाभि कहा जाता है, और एक को नियता कहा जाता है। नियता एक रेखा का नाम है, याद रखिएगा, नियता एक रेखा का नाम है, नाभि एक बिंदु का नाम है। अब आपको क्या करना है, एक बिंदु को चलाना है, एक बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। एक बिंदु को ऐसे चलाना है कि पी बिंदु मान लेते हैं, माना वो बिंदु पी है, और ये जो एस है, ये एस ले लो, एस फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एच के, एस को मैंने एच के ले लिया, कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने एच के मान लिया। ये जो रेखा है, जो नियता है, उसका समीकरण ले लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये नियता हो गई, और ये नाभि होगी। अब एक बिंदु है जो चल रहा है, पी बिंदु जो चल रहा है, बिंदु पथ बना रहा है, नाम दे दिया एक्स वाई। अब बिंदु को इस प्रकार से चलना है कि पी की एस से दूरी, पी की नियता से दूरी, ये जो दोनों दूरियां हैं, नियता से दूरी मतलब लंब दूरी, लांबिक दूरी, बिंदु की नियता से दूरी, बिंदु की नाभि से दूरी, दोनों दूरियों का अनुपात पी एस बटा पीएम, पी एस बटा पीएम हमेशा अचर रहे, कांस्टेंट रहे। इस प्रकार से पी को गति करनी है, पी को इस प्रकार से चलना है, रिपीट करूं, पी को इस प्रकार से चलना है कि पी की नाभि से दूरी, पी की नियता से दूरी, दोनों का अनुपात अचर रहे। अचर रहे मतलब फिक्स रहे, बढ़े नहीं। अगर 2 आ रहा है तो अनुपात 2 ही आता रहे, 3 है तो 3 आता रहे, 5 है तो 5 आता रहे, एक नंबर जो भी एक बार आ गया बस हमेशा फिर वही आता रहे, फिर वो चेंज ना हो। पीएस और पीएम का अनुपात मान लीजिए 1 आ गया, तो पी को हर बार ऐसे ही चलना है कि ये दूरी हमेशा अनुपात में 1 ही आते रहे। तो इसे फिक्स रूप से चलना है, इसे कहते हैं शंकव। इस तरीके से जब बिंदु चलता है, उसका जो पथ बनता है वो शंकव कहलाता है, इसे शंकव कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, इसे शंकव कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो सवाल, ये जो अचर दूरी होती है इसको ई कहा जाता है, उत्केंद्रता। इस अचर दूरी को, इस अनुपातों को उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हल्की सी बात है, छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी, उसका ध्यान रखना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या ई होता है, क्या होता है, ये क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। दोबारा समझाता हूँ कि शंकव में क्या होता है। अभी आप बोलोगे शंकव, जब मैं शंकव बोल रहा हूँ तो समझ जाना वो सारी आकृतियां आ गई है, वो सारी आकृतियां आ गई है जिसकी बात हम कर रहे हैं। शंकव का मतलब वो सब, लेकिन फिलहाल हम अपने आप को 3 आकृतियों तक बाउंड करेंगे, परवलय, दिग्वट, अति परवलय, बाकी सब भी आती है, लेकिन हम सिर्फ 3 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोबारा बात करते हैं। तो एक बिंदु P को ऐसे चलना है कि एक स्थिर बिंदु है जिसको नाभि कहते हैं, उससे दूरी, और एक रेखा जो अचर रेखा है, जो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, अपनी जगह ही बनी रहेगी हमेशा, P की इस रेखा से दूरी, P की इस बिंदु से दूरी,
तो PS बटा PM का अनुपात हमेशा अचर रहे। अचर रहे मतलब जितना भी एक बार आ गया हर बार बस वही आता रहे, फिर वो चेंज ही नहीं हो। 5 आ गया तो हर बार 5 ही 5 आना चाहिए, 3 आ गया तो हर बार 3 3 आना चाहिए, 2 आ गया तो हर बार 2 आना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। इस अचर को ई कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। अब ये ई जो है ये तो कई हो सकता है, मतलब ये 0 भी हो सकता है, अचर है ना, अचर तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। जवाब है बिल्कुल सही। इस आधार पर कि ई कितना है आपकी अलग अलग आकृतियां निकल कर आती है। अगर ई 0 है तो आपका शंकव एक वृत्त होगा, एक वृत्त बनेगा। अगर ई जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो ये दिग्वृत्त बनाएगा। ई अगर 1 है तो ये परवलय बनाएगा। ई अगर 1 से बड़ा है तो ये अति परवलय बनाएगा। लेकिन याद रखिए सब आकृतियां इसी फॉर्मूले द्वारा बंधी हुई है, बस ई का मान है वो सबके लिए अपना अपना है। ई 0 वृत्त के लिए है, 0 से 1 दिग्वृत्त बनाता है, 1 पर परवलय बनाता है और 1 से बड़े पर अति परवलय बनाता है। अगर आप ये शर्त लगा, आप खुद ही देख लो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप ये शर्त जो है ना, जो भी चीजें अभी आ रही है फुल्ली टेस्टेड है, एकदम टेस्ट की हुई है। अगर आप ई का मान 1 से ज्यादा लेते हैं, ई का मान अगर 1 से ज्यादा लेते हैं तो ये अपने आप ही आपको एक दिग्वृत्त बिंदु जो है वो एक दिग्वृत्त पे चलता हुआ नजर आएगा। अगर ई का मान आप 1 लेते हैं तो आपको ये परवलय पे चलता हुआ एक परवलय बनाता हुआ नजर आएगा। अगर ई का मान 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो ये आपको एक दिग्वृत्त बनाता हुआ नजर आएगा। ई का मान 0 लेते हैं तो एक आपको एक वृत्त बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो, तो ये कई बार उत्केंद्रता का मान पूछ लेता है कि परवलय के लिए उत्केंद्रता क्या होती है, दिग्वृत्त के लिए क्या होती है, अति परवलय के लिए क्या होती है, तो ये याद रख लेना ये नंबर। आओ, शंकुओं का परीक्षण, शंकव का परीक्षण कि कोई शंकव कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा। पहली बात तो शंकव का व्यापक समीकरण की बात करते हैं। शंकव का व्यापक समीकरण, ये बीच में यहाँ पे जगह रहेगी। शंकव का व्यापक समीकरण, जब भी आप किसी शंकव का समीकरण निकालेंगे वो हमेशा एक द्विघातीय समीकरण होगा। शंकव का समीकरण चाहे वो वृत्त हो, चाहे दिग्वृत्त हो, चाहे अतिपरवलय हो, क्योंकि जब मैं शंकव बोल रहा हूं तो सारी चीजें कवर होगी। एक शंकव का समीकरण हमेशा द्विघातीय होता है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये होता है एक शंकव का समीकरण। या ऐसा समीकरण हो तो समझ जाओ वो शंकव है, और जब शंकव होगा तो उसका समीकरण ऐसा होगा। इसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। गौर करो, तो ये एक द्विघातीय समीकरण है, एक पूर्ण द्विघातीय समीकरण है, सारे पद है इसमें। द्विघात के किसी द्विघात में क्या क्या हो सकता है, 0 घात ये रहा, x की पावर 1 ये रहा, y की पावर 1 ये रहा, x की पावर 2 वो रहा, y की पावर 2 वो रहा, x गुणा y ये रहा। तो कोई पद ऐसा है जो बच गया। 2 घात तक जो भी पद बन सकते हैं सब है इसमें। 0 पावर, एक एक पावर, x की एक पावर या y की एक पावर है, x की 2 पावर है, y की 2 पावर है, x y एक एक पावर हो गुणा हो जाए तो वो भी है। जितने भी 2 पावर तक जो बन सकते हैं, 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर तक सारे पद इसमें। तो ये पूर्ण द्विघात समीकरण होता है। तो एक शंकव का जो समीकरण होता है, अच्छा जब मैं शंकव बोल रहा हूं तो याद रखिएगा ये सारी आकृतियों का मिलन जो है वो शंकव कहलाता है। यानी अब ये जो आकृति है ये बिंदु हो सकती है, ये वृत्त हो सकती है, ये दिग्वृत्त हो सकती है, ये अतिपरवलय हो सकती है, ये रेखा युग्म हो सकती है। शंकव बोलने का मतलब है पैकेट है, एक गिफ्ट है। अब खोलने पे पता चलेगा कि इन 6 में से क्या है, 6 में से क्या। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये जो समीकरण है ये शंकव का तो है, लेकिन शंकव में भी कौन सा शंकव, दिग्वृत्त है, अति परवलय है, रेखा युग्म है, क्या है। तो इसका पता करने के लिए अगला भाग है शंकुओं का परीक्षण। अगर कोई शंकव का समीकरण आपको दिया गया हो और आपको पता करना है कि वो शंकव कौन सा है। शंकव में क्या क्या आता है, दोबारा गिना देता हूं। बिंदु, एक बार पढ़ रहे हैं, आगे तो हम परवलय, दिग्वृत्त, अति परवलय 3 को ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको सारा ज्ञान हो जाए इसलिए एक बार निकल रहे हैं इसमें से।
एक शंकों में क्या क्या कवर होता है? शंकों में बिंदु, बिंदु, रेखा युग्म, वृत्त, दिग्वृत्त, अतिपरवलय और परवलय, ये 6 आकृतियों को शंकव कहते हैं। अब इन 6 में से कोई ना कोई वो है, तो जब भी हमें कोई समीकरण देगा इन 6 में से कोई ना कोई जरूर होगा। जैसे जब भी ये समीकरण आएगा, इस तरीके का कोई भी द्विघातीय समीकरण आएगा, तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई आकृति जरूर है, मतलब वो शंकव है। 6 आकृतियों को मिला के एक नाम दे दिया शंकव। ये शंकव का समीकरण है, मतलब 6 में से कुछ ना कुछ। अब 6 की 6 चीजें तो बन नहीं सकती, बनेगी तो एक ही ना। 6 की 6 चीजें तो नहीं बन सकती, एक समीकरण से एक ही चीज बनेगी। अब क्या बनेगी उस पर बात कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले है आपको एक डेल्टा का मान निकालना होगा। डेल्टा, डेल्टा बराबर होगा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, ये होगा डेल्टा, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मान आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले द्वारा निकलेगा। इस फॉर्मूले में आपको ए बी सी एफ जी एच कहां से मिलेंगे? जो भी आपको शंकव का समीकरण दिया गया होगा उससे तुलना करोगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना ए के साथ, एक्स वाई के गुणांक की तुलना 2H के साथ, वाई स्क्वायर के गुणांक की तुलना बी के साथ। इस तरीके से आप जी एफ सी सबके मान निकाल लोगे, यहाँ रखोगे, डेल्टा निकालोगे। डेल्टा कितना आता है उससे आगे की दिशा तय होगी। अब डेल्टा दो प्रकार से आ सकता है, या तो जीरो आ सकता है या जीरो नहीं आएगा। डेल्टा जीरो आएगा या डेल्टा जीरो नहीं आएगा। अगर डेल्टा जीरो है, डेल्टा जीरो है तो ये आकृति या तो बिंदु है या रेखा युग्म है। बिंदु है या रेखा युग्म है, वृत्त, परवलय, दिग्वृत्त में से नहीं है। बिंदु है या रेखा युग्म है। अगर डेल्टा का मान जीरो आता है तो यह आकृति या तो बिंदु है, बिंदु नहीं है तो रेखा युग्म है, इन दो में से कोई ना कोई है। लेकिन अगर डेल्टा का मान जीरो नहीं आता है तो फिर यह आकृति या तो वृत्त है या दिग्वृत्त है या परवलय है या फिर अति परवलय, इनमें से कोई ना कोई है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई है, या तो वृत्त है या दिग्वृत्त है या अति परवलय है या परवलय है, इन चार में से कोई ना कोई है। अब पता कैसे चलेगा कि इन चार में से कौन सा है? तो इन चार में से पता चलेगा, अगर ए और बी बराबर है, एच जीरो है, तो समझ जाओ कि वृत्त है। अगर ए और बी बराबर है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर है, एक्स वाई का गुणांक जीरो है, तो यह आकृति वृत्त है। ठीक है, दिग्वृत्त। अगर एच स्क्वायर का मान ए बी से छोटा है तो यह आकृति दिग्वृत्त है। एच स्क्वायर छोटा है ए बी से तो यह आकृति दिग्वृत्त है। अगर एच स्क्वायर बराबर है ए बी के तो यह आकृति परवलय है। अगर एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से तो यह आकृति अति परवलय है। इससे यह पता हो जाएगा कि यह आकृति कौन सी है, यह आकृति कौन सी है। सही है। अब आ जाते हैं इधर बिंदु या रेखा युग्म। तो बिंदु का पता ऐसे चल जाएगा, आपका पूरा समीकरण जो है वो सिर्फ एक बिंदु होगा। आपका जो समीकरण होगा वो इस तरीके से बन जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर बराबर जीरो, इस टाइप से बन जाएगा। अगर अगर ये बिंदु है, डेल्टा जीरो हो गया तो बिंदु या रेखा युग्म में से एक होगा, बिंदु या रेखा युग्म में से एक होगा। तो बिंदु होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? अगर बिंदु है तो ये आपका पूरा समीकरण दो होल स्क्वायर बन जाएगा, एक तो x का होल स्क्वायर, एक y का होल स्क्वायर, बराबर में आपका आ जाएगा जीरो। और बराबर में जीरो आने का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो चीजों के स्क्वायरों का जोड़ है, बराबर जीरो आ रहा है, तो फिर ए भी जीरो है व बी भी जीरो है।
तो इससे फिर ये निकल जाएगा कि x 1 है तथा y 2 है। यानी ये पूरा समीकरण सिर्फ देखने का समीकरण है, वैसे ये पूरा का पूरा एक बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु है। एग्जाम्पल के लिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। अब ये देखो, अब इसे ध्यान से देखें तो ये लगता है कि हाँ शंकव का समीकरण, द्विघातीय समय, कोई भी द्विघातीय समीकरण है शंकव है, कोई भी समीकरण दो घात का है वो शंकव है। शंकव है इसका मतलब 6 में से कोई ना कोई है, 6 में से कोई ना कोई है। अब ये देखो, ये बिंदु है, कैसे? दो को मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ, एक एक, एक एक इन भैया को दे दो, एक एक इन भैया को दे दो। ये बन गया आपका x माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया आपका y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में 0। और जब इसे सॉल्व करोगे तो x बराबर 1, y बराबर 1। तो ये जो समीकरण है ये सिर्फ एक बिंदु का समीकरण है, एक एक का। बताओ, बिंदुओं का भी समीकरण होता है, बिंदुओं का भी समीकरण होता है, मतलब जी भैया बिंदुओं का भी समीकरण होता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो अगर होल स्क्वायर बन रहा है और बराबर में 0 आ रहा है तो ये बिंदु का हो गया, अदरवाइज रेखा युग्म का हो गया। और रेखा युग्म में भी तो रेखाएं, दो रेखाएं जो है वो बराबर हैं, मतलब संपाती समांतर है या फिर लंबवत है। इसका पता करना चाहो तो कर सकते हो कि क्या वो लंबवत है। बिल्कुल, लंबवत का पता चल जाएगा। a प्लस बी बराबर 0 आता है तो दो रेखाएं लंबवत है। समांतर, अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया तो समांतर है। लेकिन अगर दोनों ही बातें नहीं आई तो इसका मतलब ना समांतर है ना लंबवत है, वो दो रेखाएं कि कोई भी कोण बना सकती है, कोई भी कोण बना सकते हैं। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी नहीं आया, ए प्लस बी बराबर 0 नहीं आया, ए प्लस बी बराबर 0 नहीं आया मतलब लंबवत नहीं है, एच स्क्वायर बराबर ए बी नहीं आया मतलब समांतर नहीं है। तो फिर क्या है, कोई और कोण पे हो सकते हैं। जरूर थोड़ी 90 और 0 डिग्री के अलावा कोण नहीं होते, कोण तो और भी होते हैं, तो और कोण पे हो सकते हैं। रेखा है, दो रेखाएं हैं, किसी भी कोण पर हो सकती है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कोई समीकरण कौन सी आकृति को प्रदर्शित करेगा बिना चित्र बनाए। चित्र बना के तो कर ही सकते हैं, चित्र बना के तो पता कर ही सकते हैं कि वो शंकु है, मतलब दिग्वर्त है, अति परवल है, क्या है। लेकिन बिना चित्र बनाए भी हम पता कर सकते हैं कि वो आकृति क्या है। क्लियर है? सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। शंकु का केंद्र, किसी शंकु का केंद्र कहाँ होगा? अगर आपको शंकु का समीकरण दिया हो और उसका केंद्र ज्ञात करना हो, शंकु का समीकरण दिया गया होगा, मतलब ऐसा दिया गया होगा। इसका केंद्र निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है फॉर्मूला, जो अगर आप लोगों को याद रह जाए तो आप उससे कर सकते हैं, और एक है अवकलन की सहायता से कर सकते हैं। दोनों तरीके बता देता हूँ। एक है फॉर्मूले वाला तरीका, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला कहता है ये यूज करो, इससे आपका आंसर आ जाएगा, HF माइनस BG बटा ये रहा। इस फॉर्मूले द्वारा आप केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। HF माइनस BG बटा AB माइनस एच स्क्वायर, GH माइनस AF AB माइनस एच स्क्वायर। शंकु का केंद्र ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, ये हो गया मेथड 1 आपका, फॉर्मूले की सहायता से। पता नहीं, याद तो कभी रहता नहीं है फॉर्मूले। दूसरा तरीका आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। एक काम करो, इस समीकरण को F मान लो, F मान के इसके आंशिक अवकलन कर लो। F का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, F का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और बराबर में 0 कर दो। बस 0 करके दो समीकरण बनेगी, दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y निकाल दो, वो आपके बिंदु होंगे।
वो आपके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है क्योंकि यहाँ फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता। आप x के साथ आंशिक अवकलन करते हैं, y के साथ आंशिक अवकलन करते हैं, बराबर 0 कर देते हैं दोनों समीकरण को, फिर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूले वाली जो हेडेक है वो कम हो जाती है, और फॉर्मूले वाली हेडेक कम होगी तो उतना अच्छा है। चलो एक सवाल करते हैं जिससे सारी बात समझ में आ जाएगी कि भाई दो तरीके से आप कर सकते हैं समीकरण आसान का, आपको दिया गया तो कैसे आप दिए गए समीकरण से ये जो ए बी सी, ये जो सारे नाम है कैसे कैसे अलग होते हैं, पहले पृथक्करण देखो। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, इस समीकरण से तुलना करना है आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए कहलाएगा, तो ये आपका ए हो गया, ए बराबर 14। ये आपका जो एक्स वाई का गुणांक है वो 2h के बराबर होगा, ये 2h हो गया, 2h बराबर -4, जिससे h का मान आ जाएगा -2, ये h आ गया। ये आपका b का मान आ गया, b का मान हो गया 11, वाई स्क्वायर का गुणांक b होगा, ये 2g के बराबर, 2g बराबर -44, जिससे g बराबर आ गया -22। ये आपका हो गया 2f बराबर -58, f बराबर -29, और जो अचर पद है वो आपका c हो गया, c बराबर 71। ये लो, इस तरीके से आप ए बी सी एफ जी एच इन सबके जो है ये सारे, इनके मान आपके निकल जाएंगे। ये हो गया। अब केंद्र निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो अभी बताया था उसका यूज कर सकते हो। फॉर्मूला था एच एफ माइनस बी जी बटा ए बी माइनस एच स्क्वायर और जी एच माइनस ए एफ अब इसमें ये मान रख दो और केंद्र निकाल लो। h का मान कितना, -2, f का मान कितना, f का मान -29। नंबर इतने बड़े नंबर, 11 इंटू जी का मान बटा ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी 14 गुणा 11 माइनस एच स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कोमा जी एच, जी हो गया -22, एच का मान -2, ए का मान 14, एफ का मान -29 बटा ए बी माइनस एच स्क्वायर, 14 गुणा 11 -2 का स्क्वायर। कैलकुलेटर को बुलाते हैं। अट्ठावन प्लस 11 गुणा 22, 300 डिवाइड बाय 14 गुणा 11, ये 2 आ गया, कोमा तीन, ये आंसर आ गया।
और अगर हम अवकलन वाला करके देखें, आ जाओ उससे ट्राई कर लेते हैं, अवकलन वाला भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। अगर इसको मैं एफ मानूं समीकरण को और अवकलन करूं, तो एक्स के साथ अवकलन करने पर ये हो जाएगा 28x माइनस 4y, पहले मैं एक्स के साथ कर रहा हूँ, 28x माइनस 4y 0 माइनस का 44 बराबर 0। ये हो गया मेरे एक्स के साथ आंशिक अवकलन, बराबर 0 कर दिया, और इसमें 4 का भाग भी लग रहा है, तो ये हो गया 7x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0। और यहाँ तो आप रख के संतुष्ट करा के भी कर सकते हैं ना, यहाँ तो आप संतुष्ट करा के भी कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान पड़ेगा। अब आप क्यों निकालोगे, आप 2 3 इसमें रख के देख लो, 2 3 को संतुष्ट कर रहा है तो आंसर यही हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आपका हो गया एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन से सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया हमने। फिर y के साथ करेंगे तो ऐसे ही y के साथ जाएगा, y के साथ ये हो जाएगा 0 माइनस 4x प्लस 22y और माइनस 0 माइनस 58, 0 2 का भाग देने पर, माइनस 2 का भाग देने पर 2x माइनस 11y प्लस 29 बराबर 0। ये दो समीकरण बन जाएगी, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो या संतुष्ट करवा लो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, ये ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, जल्दी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं कि भाई अलग से क्वेश्चन है क्या इसका पता करने का कि आकृति कौन सी है या कौन सी नहीं। नहीं, आगे नहीं है, चलो इसी पे ही खर्च करते हैं समय। अब आकृति पता करने का कैसे पता चलेगा कि आकृति कौन सी है, मतलब ये परवलय है, दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय है, रेखा युग्म है, बिंदु है के वो के चीज है। अब के चीज को पता करने के लिए पहले हमें डेल्टा निकालना होगा, ये आकृति क्या है। अब ऑब्वियसली बात है, ये समीकरण 2 घात का है, 2 घात का है, बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 2 पावर है, 2 पावर से बड़ी पावर नहीं है ना। तो कोई भी समीकरण जो 2 पावर से बड़ी पावर का ना हो, द्विघातीय समीकरण हो, वो शंकवी है, मतलब 6 में से कोई ना कोई है। तो ये बात को थोड़ा महत्व समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ बात, कि इसका मतलब कोई भी समीकरण अगर 2 घात तक है तो फिर वो इन 6 में से कोई ना कोई है, ये 6 में से कोई ना कोई है। हर द्विघातीय समीकरण, कोई भी समीकरण अगर 2 घात का है तो वो इन 6 में से कोई ना कोई है, इन 6 में ही है, इन 6 से बाहर नहीं जाएगा। वो परवलय होगा, वो या तो दीर्घवृत्त होगा, या अति परवलय होगा, या रेखा युग्म होगा, या बिंदु होगा, या वृत्त होगा। इन 6 के अलावा कोई और आकृति वो नहीं हो सकता, समझ रहे हो। कोई भी द्विघातीय समीकरण, 3 घातीय फिर कुछ और बना सकता है, लेकिन 2 घात तक का हर समीकरण बंध जाता है इन 6 आकृतियों से, इन 6 में से कोई ना कोई बनना पड़ेगा उसे। तो जैसे मैंने कहा था कि हम डेल्टा निकालेंगे, सबसे पहले ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ए का मान 14, बी का मान, करना नहीं है, बस समझाने के लिए कि भाई कैसे ये काम करता है। ए का, बी का, सी का मान कितना है, सी का मान 71 प्लस 2F का मान, F का मान होगा माइनस का 29, जी का मान माइनस 22, H का मान, ए का मान, F का मान माइनस 29, बी का मान 11, जी का मान माइनस 22, सी का मान 71, H का मान -2 का स्क्वायर, 14 गुणा 11 गुणा 71
माइनस 58 गुणा 44 माइनस 14 गुणा 29 गुणा 29 माइनस 11 गुणा 22 गुणा 22 माइनस 71 गुणा 4, ये आ गया माइनस के 9000। माइनस के 9000 आए चाहे प्लस के आए, जीरो नहीं आया ना। जीरो नहीं आया इसका मतलब यह आकृति या तो वृत्त है या दिग्वृत्त है या अति परवलय है या फिर परवलय है। अब इन चार में से कोई है। डेल्टा का मान जीरो आ जाता तो या बिंदु या रेखा में से कुछ ना कुछ होता। बिंदु या रेखा युग्म मतलब दो रेखाओं वाले एक होता। लेकिन अब वर्त, परवलय, दिग्वृत्त, अति परवलय। अब उसके बाद अगला हिस्सा शुरू हो जाता है कि इन चार में से कौन सी है। तो इन चार में से पता करने के लिए एच का मान जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब व्रत नहीं है। डन, व्रत कट हो गया, व्रत नहीं है। क्योंकि व्रत होता तो एच का मान जीरो होना चाहिए था, एच का मान जीरो नहीं है मतलब व्रत नहीं है। ठीक है, अब एच स्क्वायर और ए बी का मान निकालो। एच स्क्वायर है -2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। ए बी हो जाएगा आपका 14 गुणा 11 जो कि बड़ा है, यानी एच स्क्वायर छोटा है और ए बी बड़ा है। एच स्क्वायर छोटा है और ए बी बड़ा है, यानी ये आकृति एक दिग्वृत्त है, ये एक इलिप्स बनाएगा। ये जो आकृति है ये एक इलिप्स बनेगी। बात समझ गए? ये जो आकृति है ये इलिप्स बनेगी। हर द्विघातीय समीकरण, कोई भी अगर दो घात का समीकरण है तो वो इन 6 में से कोई ना कोई है, इन 6 में से कोई है, इन 6 के बाहर नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात? बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आई नहीं है? अब आगे बढ़ेंगे, अब हम मानक समीकरणों पे आ जाएंगे। ये तो व्यापक समीकरण है, ये जानलेवा होते हैं। अभी क्या होता है मानक और व्यापक में क्या अंतर होता है उस पे भी आगे बात करेंगे। अभी इन पे भी आगे बात करेंगे, क्या होता है मानक और क्या होता है व्यापक। वैसे तो हमने बात की हुई है मानक व्यापक पे, एक बार और बात करेंगे मानक और व्यापक पे। अब आ जाते हैं परवलय पर। आप अतिक्रम फोड़िया कोनी हुए भाई, अत्ता बड़ा बड़ा समीकरण कोनी पार पड़े, ये ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ना, जती देर पढ़ लिया, ज्यादा को नहीं पढ़ा जा सके, हजम ही को नहीं हुआ, बच्चे ही को नहीं है। तो अब आ जावा एक छोटका छोटका समीकरण के ऊपर। परवलय की परिभाषा क्या है? परवलय की परिभाषा है जिसके लिए उत्केंद्रता ई का मान 1 होता है, शांकव में जिसके लिए ई का मान 1 होता है उसे परवलय कहते हैं। अब ये ई बराबर 1 होना, ई कौन था? एक बिंदु की नाभि से दूरी, पी बिंदु की नाभि से दूरी, पी बिंदु की नियता से दूरी का अनुपात ई था। और ई कितना मांगा गया? 1। जब ई बराबर 1 होता है तो उसको परवलय कहते हैं। यानी ई अगर 1 है इसका मतलब एस पी बराबर पीएम, यानी बिंदु की नाभि से दूरी और नियता से दूरी। नाभि मतलब नियत बिंदु, नियता मतलब नियत रेखा, यानी एक बिंदु इस प्रकार से चले कि उसकी बिंदु से दूरी जिसे नाभि कहते हैं उससे दूरी और रेखा से दूरी हमेशा बराबर रहे। नाभि से दूरी बराबर नियता से दूरी। अब बिंदु को इस तरीके से चलना है, नाभि से दूरी बराबर नियता से दूरी। नियता का मतलब एक रेखा होता है, नाभि का मतलब एक बिंदु होता है। नाभि एक बिंदु को कहते हैं, नियता एक रेखा को कहते हैं। अब बिंदु को इस तरीके से चलना है, शर्त सुन लेना, इस तरीके से बिंदु को चलना होगा कि एक आपको बिंदु दिया होगा जिसको नाभि कहेंगे, ये रही नाभि। एक रेखा है जिसको नियता कहेंगे, ये नियता है। अब बिंदु को इस तरीके से चलना है कि दोनों से दूरियां बराबर रहनी चाहिए, दोनों से दूरियां बराबर, यानी बिंदु को वहीं पे खड़ा होना है जहां से दोनों की दूरियां बराबर हो। मान लो सबसे पहले यहां आ गया तो ये दूरी बराबर है तो यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, दूरी हमेशा बराबर, दूरी हमेशा बराबर। बिंदु से दूरी और नियता से दूरी बराबर होनी चाहिए, तो बिंदु इस तरीके से चलेगा। और इसके किसी भी बिंदु पे जाके आप कहीं भी जाके वेरीफाई कर सकते हो कि दूरियां बराबर है या नहीं है। हर बिंदु पे ये इस बात को फॉलो करेगा कि P की
हर बिंदु की नाभि से दूरी हर बिंदु की नियता से दूरी बराबर रहेगी। नियता वाली दूरी 90 डिग्री वाली दूरी, लंब डालना है, पी से लंब डालना है, ये दूरी हमेशा बराबर रहनी चाहिए, तभी ये परवलय है। तो इस तरीके से परवलय चलता है। समझ में आई बात? समझ में? चलो समझाते हैं और समझते हैं इसको। कि मान लेते हैं ये एस जो है ये एच के है, और नाभि जो नियता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, बराबर 0 है। और जिस बिंदु का बिंदु पद निकाल रहे हैं उसे एक्स वाई मान लेते हैं, ये एक्स वाई है। अब शर्त के अनुसार बिंदु की दूरी पी एस और पी एम बराबर होना चाहिए। तो आ जाओ, पी एस क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर बराबर ये होगी पी एस, ये होगी पी एस या एस पी, बिंदु की नाभि से दूरी। अब नियता से दूरी मोड बिंदु को समीकरण में रख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बट्टा एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, ये हो गया बिंदु की रेखा से दूरी। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इससे जो समीकरण प्राप्त होगा ये परवलय का समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इस शर्त को अगर कोई बिंदु पूरा कर रहा है तो फिर वो परवलय का बिंदु है, क्योंकि ये शर्त तो परवलय की शर्त है, तो इसको पूरा करने वाला बिंदु परवलय का बिंदु होगा। तो इस शर्त को निभाने वाला या पूरा करने वाला परवलय का समीकरण होगा। इससे जो भी आएगा वो परवलय का समीकरण होगा। ये व्यापक रूप में आएगा, अभी बड़े रूप में आएगा। अभी हम इतने बड़े समीकरण को नहीं झेल पाएंगे, हम छोटे समीकरण बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये है। क्लियर हुआ? हाँ, टॉपिक छोड़ने का नतीजा बुरा तो होता ही है। एक्चुअली क्या होता है, आप टॉपिक को मान लीजिए आपने थोड़ा भी पढ़ लिया, छोड़ा नहीं, एक छोड़ना होता है, एक होता है थोड़ा सा पढ़ना। आपने थोड़ा पढ़ लिया तो थोड़ा पढ़ने से थोड़ा काम तो कम हो गया, थोड़ा पढ़ने से थोड़ा काम तो कम हो गया। अब काम 100% तो नहीं रहा, कम से कम 1% पढ़ लिया होगा, अब 99 बचा, या 2% पढ़ लिया होगा तो 98 बचा, 3% पढ़ लिया होगा तो 97 बचा। तो कुछ भी आपने 11th में अगर कुछ भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ लिया तो उतना तो कम हो गया, 12th में पढ़ लिया तो थोड़ा और कम हो गया। तो यही फायदा होता है, ये आगे जाके आपको मिलता रहता है, आगे जाके फायदा मिलता है। एक है कि पूरा 100% ही बाकी है, एक है आपने कम से कम 1% तो कर लिया, वो तो खत्म हुआ, 99 बचा होगा, 100 तो नहीं बचा, पूरा तो नहीं बचा ना। अब तो ये फर्क पड़ जाता है जब आप पहले से किसी टॉपिक को पढ़े हुए होते हैं। जो पूर्व ज्ञान होता है आपका, वो जितना भी होता है उतना आपको फिर वो आगे एडवांटेज देता है, क्योंकि काम उतना कम हो जाता है। अभी कई कल क्लास में कोई पूछ रहा था मुझे कि कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन 6 महीनों में हो सकता है क्या, या 3 महीनों में हो सकता है क्या। तो मैंने कहा ये 6 महीने 3 महीने का वैसे देखो तो कोई इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन एक इंडिकेटर आप अपने पूर्व ज्ञान को लगा सकते हैं कि आपका पिछला ज्ञान कितना है। अगर वो अच्छा खासा है तो आपको 6 महीने पर्याप्त है। अगर पीछे का ज्ञान बहुत कम है, न के बराबर है, तो आप शुरू ही कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम चाहिए होगा, तो 6 महीने पर्याप्त नहीं है। तो ये पीछे वाले ज्ञान पर डिपेंड करता है कि पीछे का अनुभव आपका कैसा रहा। पीछे का मतलब आज से जस्ट पीछे, या एक आज से बाद क्लास हो रही है, इस क्लास के से शुरू होने से पहले जो भी आपका ज्ञान था उस ज्ञान को देखिए कितना है। वो जितना भी है वो आपको आगे आपकी संपत्ति है, वो आपका ज्ञान आपकी संपत्ति है। तो वो देखिए कितना आपके पास पहले से इकट्ठा है, जितना इकट्ठा है उतना अब आपको कम आगे अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं मानक समीकरण में। हाँ वो ठीक है। अब मानक समीकरण पे आते हैं। मानक समीकरण वाला काम छोटा है। 1 मिनट में पानी पी लूं, फिर शुरू करते हैं।
अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इतना रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने टॉपिक 11th में नहीं पढ़ा या मैंने 12th में नहीं पढ़ा, इतना रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे, एक कॉमन बात है, चाहे आप दिल्ली वालों से, कोटा वालों से, जोधपुर वालों से, जयपुर वालों से या बीकानेर वालों से, किसी से पूछ लीजिए, हम लोग हमेशा एक बात पे एग्री हैं, हम सब एग्री है कि सीरियस तैयारी अगर आप करते हैं, अगर आप सीरियस करते हैं, तो 1 से 2 साल का एक समय होता है जो आपको चाहिए। आपका पूर्व ज्ञान उसमें ज्यादा इंपॉर्ट नहीं करेगा, जितना कि बहुत अगर ज्ञान है, हाँ ठीक है, पीछे का ज्ञान है तो फायदा पहुंचाएगा पहुंचाएगा, ये बात तो सही है। अगर आपने पीछे अपने हेल्थ का ध्यान रखा है तो आगे तो फायदा होना ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यहां से कुछ नहीं हो सकता। भैया आपने पीछे अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है तो उसका फायदा आज आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने पीछे ध्यान नहीं रखा, आपने अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, तो कोई बात नहीं। आज से अगर आप शुरू होते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, तो अगले 1 साल या 2 साल में आप एक बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सेम बात पढ़ाई के लिए। अगर आपने, कोई बात नहीं, आपके हो सकता है 12th खराब रही हो, 11th खराब रही हो, बीएससी खराब रही हो, जो भी रहा होगा, जहां से भी आप पढ़ना शुरू करते हैं वहां से सीरियसली अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो 1 या 2 साल में आप सब कुछ कवर कर जाएंगे। सारा पीछे का जितना भी बैकलॉग है सब साफ हो जाएगा, आप वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो यही मान्यता सबके लिए यार, ये कोई नहीं है कि आप सोचो कि मैं ये सिराय दे रहा हूँ। आप जयपुर वालों से पूछ लीजिए, आप दिल्ली वालों से पूछ लीजिए, जो आईएएस की तैयारी कराते हैं उनसे पूछ लीजिए, वो भी आपको सेम बात बताएंगे, एकदम यही बात। भी अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 2 साल लगेंगे या 1 साल लगेंगे, छोटी बड़ी तैयारी पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन आपका सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी 10th कैसी रही थी, आपकी 11th कैसी रही थी, आपकी 12th कैसी रही थी, आपकी बीएससी कैसी रही थी, कोई मायने नहीं रखेगा। शुरू से 2 साल लगाइए, 2 साल बाद आप उस बच्चे की लाइन में आ जाएंगे जो बाकी बच्चे हैं। बस इतनी सी बात है। तो इतना कोई रिग्रेट करने की जगह नहीं है कि भाई बहुत रिग्रेट हो रहा है ना। तो टेंशन ना लीजिए इस बात को कि मेरी 11th में नहीं पढ़ी हुई, मेरी 12th में नहीं पढ़ी हुई, कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ी हुई, अब पढ़ लीजिए, आप बराबर हो जाएंगे। परवलय का मानक समीकरण, ये मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण में होता है, पहले से फिटिंग करके बातें करेंगे, सारी बातें फिटिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं था, कोई भी ना भी ना भाई, अया कौन बात करा, फिक्स बात अगर जैसे होता है ना, 1 किलोग्राम इसे कहते हैं, 1 सेकंड इसे कहते हैं, इस तरीके से बात करेंगे। 1 मीटर इसे कहते हैं, पहले से सब सेट करके रखेंगे कि ये 1 मीटर होगा, ये 1 किलोग्राम होगा, ये 1 सेकंड होगा, है ना। पहले से फिटिंग करके रखते हैं, किसको 1 सेकंड बोलेंगे, किसको 1 मीटर बोलेंगे, किसको 1 किलोग्राम बोलेंगे। तो इसमें कोई भी चीजें पहले खुली नहीं छोड़ेंगे, भाई अपनी मर्जी से जितना चाहे 1 किलोग्राम ले ले, जितना चाहे 1 सेकंड ले ले, 1 सेकंड को कितना भी ले ले, 1 मीटर कितना बड़ा ही ले ले। ऐसे नहीं, हम सब कुछ पहले से फिट करके देंगे। इतने को, इसको 1 मीटर कहना है, इसको 1 सेकंड कहना है, इसको 1 किलोग्राम कहना है, इसको 1 फीट कहना है, सब कुछ पहले से बाकायदा तैयार करके देंगे। तो मानक समीकरण का मतलब यही होता है कि पहले से सब कुछ फिट होगा। आओ फिटिंग करते हैं। फिटिंग 2 चीजों की करनी है, एक तो नाभि की, एक नियता की, ये 2 फिटिंग करनी पड़ेगी। आ जाओ 2 फिटिंग करते हैं, फिर परवलय का समीकरण अपने आप फिट हो जाएगा। ये 2 चीजें फिट करते ही, तो फिटिंग कर रहे हैं कि जो नाभि है, नाभि एक्स एक्स के ऊपर होगी, नाभि एक्स एक्स के ऊपर होगी, एक्स एक्स पे होगी तो 1,0 होगी, क्योंकि एक्स एक्स पे होगी तो देखो, पहले अब ये मत पूछेंगे एक्स एक्स पे क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्योंकि मानक समीकरण है। व्यापक समीकरण में कहीं भी ले सकते हो आप, अगर व्यापक पढ़ना है, अगर कहीं भी लेना है, बिल्कुल है, स्वागत है, आइए, कहीं भी ले सकते हैं नाभि। व्यापक समीकरण में जाइए, नाभियां कहीं भी हो सकती है, नियता कहीं भी हो सकती है। लेकिन फिर याद भी रखिएगा, नाभियां कहीं भी होगी, नियता कहीं भी होगी, तो समीकरण भी फिर कहीं भी आएंगे, वो भी फिर छोटे नहीं आएंगे, वो भी व्यापक समीकरण आएंगे फिर। तो व्यापक समीकरण से दापेड़ा तो हटाया, अब तो व्यापक की बात कराएंगे नहीं, इसीलिए व्यापक पढ़ लो। क्योंकि अगर मैं आज ये पढ़ाता, पहले मानक समीकरण पढ़ते, तो आपके सवाल आते कि यहाँ पे क्यों ले रहे हो नाभि, थोड़ी ऊपर लो, थोड़ी और ऊपर लो, थोड़ी दाएं लो, थोड़ी बाएं लो। तो भैया अगर आपको नाभियां अपने हिसाब से चाहिए, मन मर्जी के हिसाब से चाहिए, तो आपका स्वागत है। लेकिन याद रखिएगा, फिर समीकरण भी वैसा नहीं आएगा जैसे वो छोटे वाला, फिर समीकरण छोटा नहीं आएगा, वो भी बड़ा आएगा। ठीक है, तो नाभि ले ली हमने A0 पर, क्लियर है। नियता, नियता, नियता ये लेंगे, ये नियत होगी, x बराबर -a, ठीक है, सही है। अब परवलय जो होगा वो ऐसा बिंदु होगा जिसकी इन दोनों से दूरियां बराबर रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये मिलेगा, देखो ये क्यों मिला, ये दूरी कितनी है, ए, और ये दूरी कितनी है, ये भी ए है, क्योंकि -a है ना।
तो दूरी वैसे माइनस ही है, लेकिन दूरी के हिसाब से तो यही है ना, तो बराबर है दोनों से। तो सबसे पहले तो मूल बिंदु ही मिल गया आपको, वो बिंदु मिल गया जिसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी बराबर है। फिर और बिंदु और भी मिलेंगे, और इस तरीके से आपका पथ बनेगा। ये परवलय होगा, और इस परवलय के किसी भी बिंदु पे जब आप जाएंगे, किसी भी बिंदु पे, तो इसका हर बिंदु इस शर्त को पूरा करेगा, y² बराबर 4ax, और इसका हर बिंदु इस शर्त को पूरा करेगा। इसका मतलब ये परवलय का समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये फिक्स हो गया, अब एकदम फिक्स है, क्योंकि याद रखिए हमने फिटिंग करवाई है, हमने पहले फिटिंग करवाई है कि ना भी यहाँ लेना भैया, नियता यहाँ लेना भैया, ऐसे नहीं कहीं ना भी ले लो कहीं नियता ले लो। अगर चाहते हो उसके लिए भी जगह है, अगर आप अपनी मर्जी की ना भी नियता लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन फिर ये मत कहिए कि मुझे समीकरण छोटे वाला चाहिए, फिर व्यापक वाला समीकरण है, व्यापक गणित पढ़िए उसके लिए। और आपको जो 11 में पढ़ाया, इसीलिए आपको 11 में जो पढ़ाए जाते हैं वो मानक समीकरण पढ़ाए जाते हैं, ना कि व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण आपको कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तब आपका दिमाग खुल चुका होता है इतना कि अब आप बड़े समीकरण पढ़ सकते हैं। और 11th में अगर व्यापक समीकरण पढ़ा दे तो हालत खराब हो जाए, मानक की से पार नहीं पड़ती तो व्यापकों से कहाँ पार पड़ेगी। तो इसलिए स्कूल में आपको मानक समीकरण, ये वाले समीकरण पढ़ाए जाते हैं, जिसकी ना भी a0 पे होगी, नियता x बराबर -a पर होगी, एंड डैश डैश होगी। क्लियर है? अब एक एक करके इनके थोड़े नामकरण की बातें कर लेते हैं। नामकरण, ये हो गई नियता, नियता को उसको शायद डायट्रिक्स कहते हैं, डायट्रिक्स, और इसे शायद फोकी कहते हैं, या है ना, फोकी कहते हैं, फोकस कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। इसको वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष, ये शीर्ष होता है। और ये हो गया। अब ये नाभि से जाने वाली, इसे नाभीय जीवा कहते हैं, नाभि से जाने वाली जीवा, नाभीय जीवा, नाभि से जाने वाली जीवा। लेकिन अगर ये जीवा 90 डिग्री का कोण बना लेती है, 90 डिग्री का, तो इसे नाभि लंब कह देते हैं। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना लेती है तो इसे नाभि लंब कह देते हैं। अगर कोई जीवा, देखो जीवा है, ये भी जीवा है, परवलय के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन ये जीवा अगर नाभि से गुजर जाती है तो ये नाभीय जीवा कहलाते हैं, नाभि से जाने वाली जीवा, नाभि से जाने वाली जीवा यानी नाभीय जीवा। लेकिन यही जीवा अगर 90 डिग्री का कोण बना दे, 90 का कोण बना ले, तो फिर इसको नाभि लंब कहते हैं, इसको नाभि लंब कहा जाता है। और नाभि लंब की लंबाई बड़ी खास मानी जाती है, सवालों में पूछा जाता है कि ये जो नाभि लंब है यहाँ से यहाँ, ये लंब रेखा जो नाभि से भी जाती है और लंबवत भी है, नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 4a के बराबर, नाभि लंब की लंबाई 4 है। अच्छा, एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपको 2D ज्योमेट्री यहाँ पे जो पढ़ रहे हो अभी परेशानी आ रही है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एक छोटा काम कर सकते हैं, बेसिक में जाइए, फाउंडेशन वाले लेक्चर में जाइए, वहां जाके 2D पढ़िए, वहां जाके 2D एकदम बारीक है, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी वाली 2D है, वो वाली 2D है जो 11th वाली है, तो वहां जाके पढ़िए। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको ये कंपटीशन लेवल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन के हिसाब से चलता है, उसका तो कर भी क्या सकते हैं, है ना, उसमें वो फाउंडेशन थोड़ी देखेंगे, यहाँ तो कंपटीशन के हिसाब से होगा। तो कंपटीशन है ना, तो भैया तो लेवल हाई होना ही है यार, समझो। यहाँ पे अगर एकदम बेस पकड़ेंगे तो फिर कंपटीशन, तैयारी तो अच्छी हो जाएगी, लगेगा हाँ बढ़िया तैयारी हो रही है, पेपर में पता ही नहीं चलेगा क्या पूछा है। तो कंपटीशन के लिहाज से ही चलेगा। तो अगर आपको एकदम कै ख गैड़ पढ़नी है, एकदम छोटी छोटी बातें पढ़नी है, हर बात पढ़नी है, तो फाउंडेशन वाले लेक्चर जाइए। फाउंडेशन वाले लेक्चर में जो 11th वाले एनसीईआरटी है उसमें जाइए, वहां पे आपको सारा बेसिक मिलेगा एकदम, कि नाभि लंब कैसे निकलती है, नाभि कहाँ होती है, कैसे होते हैं, समीकरण y² बराबर 4x कैसे आया, हर बात आपको वहां पे डिटेल से मिल जाएगी। तो वो पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं इतना मेरा ठीक है, इतना पढ़ा हुआ है, मुझे पता है, पिछली
वार मैंने पढ़ लिया था, मैंने सब कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, बढ़िया है। फिर यहाँ चलते हैं, आप खुद से तय करिएगा कि क्या ये कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर ये अनकंफर्टेबल है, इसका मतलब आपका बेस गड़बड़ है, और बेस गड़बड़ है तो पहले बेस बनाइए, जाइए फाउंडेशन वाले में, फाउंडेशन वाले लेक्चर पढ़िए, और फिर यहाँ आइए, या साथ साथ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला इसको भी नहीं छोड़ना, मत पढ़ो, ये भी करते रहो, वहां से फाउंडेशन वाले लेक्चर देखते, जब जब वो लेक्चर देखोगे तो ये चीजें और समझ में आने लग जाएगी। आप अपने हिसाब से तय करिए कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सही है, ठीक है। यूं मत सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। आप अपने हिसाब से चुनाव करिएगा कि कौन सा आपके लिए ज्यादा सही है। तो नाबिलम की लंबाई होगी 4 है, इसे अक्ष कहते हैं। जो परवलय को आधा आधा काटता है, इसको परवलय का अक्ष कहते हैं। ये परवलय का अक्ष कहलाता है। देख, हाँ 1 बजे अगली क्लास है। कितना टाइम हो गया? अच्छा 12:46 तो हो गया यार। ठीक है ठीक है, चलो, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। अगली क्लास का टाइम हो गया है बस।